वो लोग अणु, परमाणु, हाँ नहीं, अभी केमिस्ट्री में हम लोग अणु के बारे में, परमाणु के बारे में पढ़ा है ध्यान से। हाँ वो सब। तो अब स्पेशल परमाणु के बारे में हमको इतना दूर पढ़ना है। इधर परमाणु बम के तरह कैप्सूल है जो कैसे कैसे उपयोग होता है। और कहा जा रहा है कि डाल्टन के अनुसार पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है जिसे खंडित नहीं किया जाता है। डाल्टन का सिद्धांत में हम लोग पढ़े थे कि परमाणु वो होता है जो किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है जिसे खंडित नहीं किया जाता, यानी कि कई भागों में न किया जाता है। लेकिन उनके प्रयोग के प्रमाणित हो चुका है कि परमाणु कई प्रकार के अति सूक्ष्म कणों के संयोग से बने होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रमुख होते हैं। कहते हैं कि एक से भी छोटा कण न होगा और खंडित न होगा, लेकिन आगे चलकर पता चला कि इनका सिद्धांत गलत था। आगे देखने पर कि सब चीज खंडित होता है। इन तीनों कणों को परमाणु के मौलिक कण कहते हैं। तो परमाणु में 3 गो चीज रहता है, ठीक ना, ओकरा अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन को हमेशा ई लिखा रहेगा, प्रोटॉन को पी, न्यूट्रॉन को एन, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा ई अधिक निगेटिव चार्ज दिखाएगा, प्रोटॉन के लिए हमेशा पॉजिटिव चार्ज दिखाएगा और न्यूट्रॉन के लिए हमेशा एन यानी कि कोई नहीं। इसको न्यूट्रल कहते हैं, यानी कि जैसे अगर तार देखता होगा 3 गो, एगो माइनस वाला, एगो प्लस वाला, एगो न्यूट्रल वाला तार आता है जेकरा में कोई करंट नहीं रहेगा, खाली नाम के तार आता है जो अर्थिंग के तरह हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो उसी तरह ये 3 गो होता है। तो रहता है कि कणों को परमाणु के मौलिक कण कहते हैं। तो परमाणु के मौलिक कण किसे कहा जाता है? तो ये 3 गो, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, ठीक ना। इन तीनों को परमाणु का मौलिक कण का, मौलिक का मतलब जो सबसे मेन वही है, ठीक। तो परमाणु में सबसे अंतिम में 3 गो कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक। और इन तीनों कणों को हम लोग परमाणु के मौलिक कण कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। पार्टिकल मतलब उसका भाग कण है। अब हम मौलिक कणों के आविष्कार संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया से, प्रोटॉन का किसने किया से, न्यूट्रॉन, यानी कि जो खोज किया ना, या इसके बारे में बताए। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछ ले रहेगा अभी से हर एग्जाम में। अब ये चीज कह देंगे यानी कि 9, 10, 11, 12 आज कोई भी जॉब में तो ये पूछे रहेगा कि इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का कौन, तो यही आविष्कार क्या, कैसे, कौन सा काम होता है, कौन चार्ज से, ध्यान से देखो। तो पहले समझो कैथोड के बारे में। कैथोड किरणें और इलेक्ट्रॉन। कांच की एक विसर्ज नली यानी डिस्चार्ज ट्यूब में किसी गैस को लेकर अत्यंत कम दाब पर उच्च विभवांतर पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विसर्ग नली के कैथोड से एक प्रकार की किरणें निकलती हैं। ये विसर्ग नली है, ये डिस्चार्ज चार्ज, ठीक ना, जो कांच के बना हुआ है। एमे कोई गैस भरले है आ गैस भरल है ना, तो उच्च दाब के मतलब है कि हम लोग जो साइकिल में हवा भरते हैं, तो अगर साइकिल में 2 पंप हवा मार दे, दाब कर देख रहे हैं तो फुल दबा रहा है, ठीक ना। लेकिन में बहुत हवा डाल दिया तो हाथ से दाबेगा तो दबाएगा न दबाएगा, का तो ऊंचे दाब है। उसी तरह अगर ट्रक के टायर के जाकर तू देखेगा तो कुछ से दाबेगा तो दबाएगा न दबाएगा, ठीक। कितना कड़ा होता है, यानी कोई उच्च दाब है, हाई प्रेशर है, जब फटता है तो जब पर अगर सर्विस रहे तो पाकिस्तान एक उड़ा कर भेजा देगा, तो उतना हाई प्रेशर है। तो वही बोला, लेकिन एक में कहा है कि ई ट्यूब में कितना प्रेशर रखा है, एकदम कम प्रेशर, ज्यादा प्रेशर नहीं रखा गया। और उच्च विभवांतर, प्रेशर कम है लेकिन देखो mmHg में है, जब भी मीटर में नापने वाला रहता है तो ऐसा लिखा रहता है जेकर हवा चेक करे वाला वहां देखना जाके। हाँ, उच्च विभवांतर यानी कि करेंट एकरा में बहुत ज्यादा भरेगा। तो ये बॉक्स जो एकरा में हवा तो कम भरा है लेकिन एकरा में करेंट कितना दौड़ाएगा, बहुत ज्यादा वोल्टेज से दौड़ा। देखो 2 गो तरीका से, यहाँ अगर ऐसा कभी भी आगे में चित्र रहे, ऐसे देखो, एगो छोटका चिन्ह एगो बड़का चिन्ह, एकरा मतलब होता है यहाँ पर बैटरी, ठीक ना। यहाँ पर बैटरी से एकरा में यानी कि करंट दिया जा रहा है, समझ लो। तो एगो तार यहाँ से जा रहा है, देखो माइनस में, तो कैथोड पीछे वाला चैप्टर में था कि कैथोड जहां भी चिन्ह रहेगा एकरा मतलब किसका चिन्ह है, वो माइनस के, आ एनोड चिन्ह रहेगा तो प्लस के। तो इनने से एगो माइनस चला गया, इस बॉक्स में जोड़ दिया है, और इधर से प्लस। आ यहाँ पर स्विच है ऐसा का, यानी कि यहाँ पे जैसे दाबेगा तो दे देगा। आ यहाँ निर्वात पंप इसमें लगाया गया है। हम लोग निर्वात पंप देखे थे, जेकरा से ओकरा में जितना हवा है सब घींच कर क्या करेगा, बाहर कर देगा, एक वैक्यूम कर देगा। अब देखो तो कह रहा है कि कैथोड से एक प्रकार की किरणें निकलती है जो सीधी रेखा में गमन करते हुए
सामने की दीवार पर पड़ती है। तो एकरा जब करेंट पास किया गया तो यहाँ कैथोड से क्या निकला है, वो किरण निकला, यानी कि करेंट निकला है, एकदम सीधा रेखा में चल रहा है। इन किरणों के नाम कैथोड किरण रखा गया है। तो यही से जब पता चला कि यहाँ से एक लाइन सीधा चल रहा है तो इधर से निकला है, तो इधर वाला किरण के क्या नाम रखा गया है, कैथोड किरण। ठीक ना। आगे देखो कैथोड किरणों के गुण, यानी एक अभी गुण हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, फिर इसने बॉक्स बनेगा आगे तो एनोड के बारे में पढ़ेंगे। ये किरणें कैथोड से निकलकर अति तीव्र वेग से सीधी रेखा में गणना, अति तीव्र यानी कि बहुत स्पीड में यहाँ से निकलता है। जैसे बिजली कितना स्पीड में चलता है, तो बिजली है एकदम स्पीड में यहाँ से निकल करके यहाँ स्पीड में करता है। इनके मार्ग में अपारदर्शक वस्तु के रखने पर वस्तु की छाया कैथोड के दूसरी तरफ बनती है। इससे प्रमाणित होता है कि ये किरण सीधी रेखा में चलती है। अगर एक बीच में कोई अपारदर्शी यानी कि जो दिखाई देने वाला वस्तु रहता है, नहीं होता है अपारदर्शी वस्तु, उसको रखते हैं तो पर एगो छाया भी बनता है। ये देखो जैसे इस चित्र में यहाँ से कैथोड किरण निकल रहा है, यहाँ पर ये कोई चीज वस्तु रखा गया है, तो यहाँ पर चित्र बन गया, ताकि यहाँ से चल रहा है तो यहाँ कोई रोशनी, अगर यहाँ से हम टॉर्च मारेंगे और बीच में कोई चीज रख देंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं छाया बन ही ना जाता है। तो ये तो कोई धातु के वस्तु रखा गया है, छाया बन गया। तीसरा नियम देखो, इन किरणों के मार्ग में हल्का पाद चक्र इस तरह से घूमने वाला, यानी कि चक्री रखल 1 2 3 4 ऐसे नचत रहे, रखने पर यह अपनी धुरी पर नचने लगती है। अगर ऐसी छोड़ दिए तो यहाँ से बार बार अगर तीर चलेगा तो क्या टकराएगा ना, तो किरण टकराता है, हम लोग को दिखाई नहीं देता। जैसे लेजर लाइट देखा है, कैसे वहां तक पहुंच जाता है लेकिन बीच में कुछ दिखाई देता है, लेकिन अगर कोई पर आ जाए तो सब पर बढ़ने लगता है, उसी तरह चलता है, तो ये एक पर टकराता है तो क्या करेगा, ऐसे इसे नचाने लगेगा। तो बोला कि नचने लगती है, इससे सिद्ध होता है कि ये किरण अत्यंत छोटे छोटे द्रव कणों के बीच होती है। एक में कुछ ना कुछ कण है, तब ना से टकराया, तब नहीं नचने लगा है। एक से पता चला कि कण भी होता है, एक में लाइट के तरह चलता है, तो वो बीच में छाया भी बनाता है। तीसरा हो गया। चौथा देखो, वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से ये किरणें विचलित होती है। इनके विचलन की दिशा से ज्ञात होता है कि ये किरणें ऋण आवेशित है। अगर एक बीच में दो गो यहाँ पर विद्युत के या चुंबक के प्लेट रख दिया जाए, ठीक ना, यहाँ पर दो प्लेट रखल है, प्लस माइनस दे रहे हैं, यानी कि करंट हम दे देंगे तो विद्युत क्षेत्र कहला जाएगा। अब विद्युत क्षेत्र दे देंगे और तब ये अगर किरण पकड़ेगा तो विचलित हो जाए। विचलित मतलब अपना पथ जा रहा था एने और एने भटक गया, और सब में क्या था, एकदम सीधा जा रहा था। लेकिन एक में चुंबक के क्षेत्र या करंट रख दिया तो देखो ये तनी सानी भटक करके इधर आ गया। इसको एकदम सीधा जाना चाहिए, सीधा गया तो नहीं गया। तो जब भी आगे विचलन लिखल रहे तो समझ जाना कि वो अपना दिशा से भटक गया है, यानी कि उसको जाना था एकदम सीधा तो इन्होंने हो गया। तो विचलन आगे आएगा, आगे भी हम लोग टेंथ में प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश अपनी पथ से विचलन हो जाती है, यानी कि प्रकाश एकदम लाइट सीधा आता है लेकिन कभी इधर उधर हो गया, तो एगो ही कारण था। अगला सुनो इसके बारे में। विसर्ग नली में भिन्न भिन्न गैसों तथा भिन्न भिन्न धातुओं के कैथोड का प्रयोग करने पर पता चलता कि हर हालत में एक ही प्रकार के कण निकलते थे। में जितना भी गैस भर कर देख लिया गया इस सब ट्यूब में, सब में से एक ही प्रकार के कण निकला, कण का प्रकार नहीं बदला है। अगला देखो, अतः ऋण आवेशित ये कण प्रत्येक तत्व के प्रत्येक परमाणु के मौलिक अवयव है। थॉमसन ने इन कणों के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात प्रयोगों के द्वारा ज्ञात किया है। इन्हें विभिन्न विसर्ग नलियों का प्रयोग किया, विभिन्न धातुओं इलेक्ट्रॉन का काम लिया और विसर्ग नली में गैसों का प्रयोग किया, और अंतिम में E/m का मान 1.76 × 10⁸ कूलम ग्राम ही पाया गया। ये नंबर याद रखना कितना कूलम है, ठीक ना, 1.1। हाँ, आगे चेंज आएगा, एक बदलेगा था। इससे सिद्ध होता है कि ये कण सभी परमाणुओं के मौलिक अवयव है। इन्हीं कणों का नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया है, ठीक ना। तो अब एक से इलेक्ट्रॉन का खोजो हो ना गया। तो इतना दूर कहने के बाद कहा गया, तो नाम देखो, वैज्ञानिक का नाम क्या था, थॉमसन ने कणों के आज के प्रयोगों से यहाँ पर ही जैसे ये थॉमसन है, तो ये कभी कभी थॉमसन को ना थॉमसन भी कहेगा। तो यहाँ से हम बता देते हैं, आगे जब आएगा तो अभी हम देखो क्या कहे, इलेक्ट्रॉन रखा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन सब देखना लिया। तो इलेक्ट्रॉन का खोज या आविष्कार किसने किया, तो यह थॉमसन वैज्ञानिक, लेकिन इनका वैज्ञानिक के नाम कभी कभी थॉमसन लिखल रहेगा।
देखो अंग्रेजी नाम THOMS होता है, क्या किसी अंग्रेजी वैज्ञानिक है, लेकिन हम लोग हिंदी करे वाला TH को कोई थ कह देता है तो हो जाता है थॉमसन, और कोई इसको ट कह देता है तो हो जाता है टॉमसन। इनका पूरा नाम आउट में शॉर्ट में लगा था JJ थॉमसन, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया आदित्य? टॉमसन, ठीक। तो इस तरह से कर लेगा। पढ़ ले है, याद हो है कि सुन लिया था, समझदार है ना, जैसे ही दो तीन रिपीट करते तो समझ जाता है कि पूछ लेंगे। तो टॉमसन के बारे में आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की विशेषता, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में देख लिया। तो यही कण जो भटक रहा है सब कौन है? इलेक्ट्रॉन। एक मान उन देख लिए। इलेक्ट्रॉन के आविष्कार में स्पेशल कहीं ना लिखल है कि खोज कौन किया है, लेकिन हम बता दिए पहले यहाँ की से पकड़ आ जाता है, तब पकड़ इलेक्ट्रॉन की इसी तरह आगे हम जब पढ़ेंगे प्रोटॉन के बारे में, तो प्रोटॉन की खोज किसने किया? गोल्डस्टीन। इस तरह से आएगा, ये इधर रहते है लिखना, हमको दिखाई गोल्डस्टीन, ये में पढ़ने के मिलेगा। अगला देखो, कह रहा है इलेक्ट्रॉन की विशेषता, यानी कि हम लोग देखेंगे एकरा में तीन गो वस्तु, तीन गो कण देखना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन के देख रहे हैं, आविष्कारक के नाम है JJ थॉमसन। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में देखेंगे, ठीक। तो देखो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश युक्त कण है। ऋण आवेश का मतलब है माइनस वाला, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? ऋण आवेश यानी माइनस वाला, और प्रोटॉन पर प्लस वाला, याद रखना। न्यूट्रॉन पर कुछ ना, उसको आवेशहीन बोला जाता है, यानी कि कुछ नहीं। तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश से युक्त कण है। आदित्य, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश रहता है? माइनस वाला रहता है। न्यूट्रॉन, इन वाला पर कुछ रहता है, न्यूट्रल का। तो देखो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश से युक्त कण होता है जो प्रत्येक तत्व के परमाणु में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहता है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन सभी परमाणु में रहबे करता है, ठीक। इस पर निगेटिव चार्ज होता है और परमाणु के अनिवार्य रूप से उपस्थित रहता है। RA मिलिकन ने तेल बिंदु प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया। वैज्ञानिक का नाम क्या था? RA मिलिकन, ठीक ना। जो क्या किया है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण, यानी कि उस पर निगेटिव है कि पॉजिटिव से यह निश्चित किए है, निर्धारण किया, जिससे इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान 1.60 × 10⁻⁻⁹ कूलम है। E12 में बहुत पूछता है, इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में ई लिखा गया है, कहता है इलेक्ट्रॉन का मान कितना है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन का मान 1.60 × 10⁻⁻⁹ IC का मतलब कूलम है, ठीक ना। तो हमेशा कूलम में बताना है कि इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है। तो 1.6 जीरो हटा भी सकते हैं, गुने 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक ना। -19 की ना, C का अर्थ है कूलम, एक मात्रक। आवेश, हाँ देख लो यहाँ पे अभी नहीं लिखल, आगे पूछेगा आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम, ठीक ना। जैसे हम लोग का द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या था? द्रव्यमान वजन के लिए था kg, ठीक ना। तो उसी तरह आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या है? कूलम, ठीक। न्यूनतम, चूंकि यह आवेश की न्यूनतम मात्रा है, अतः यह इकाई ऋण आवेश यानी कि -1 कहलाता है। तो देखो आवेश की न्यूनतम मात्रा यही है। अगला देखो द्रव्यमान के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रॉन की विशेषता क्या है। तो में आवेश कौन होता है? ऋण वाला होता है। एक मान कितना है? तो ये इतना कूलम है, 1.6। अब द्रव्यमान एक वजन की बात करते हैं। E प्रति m और E के मानों के वैल्यू से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m ज्ञात किया गया है। तो एक से पता किया गया है इसका द्रव्यमान के कि टॉमसन के प्रयोग से, ठीक ना। जो ऊपर हम लोग देखे थे टॉमसन के प्रयोग किए थे, देखे नंबर का उपयोग भी किए हैं। तो वो देखे थे कि कहे कि 1.76 × 10⁸ CG। देखो CGS पद्धति में लिखा गया है मिल्कन के प्रयोग। तो एगो टॉमसन प्रयोग किए तो इतना, और मिल्कन प्रयोग किए हैं तो इतना दिखाए। और मिल्कन कहे तो वो कहे इलेक्ट्रॉन का मान है 1.6 × 10⁻100। इस सब से दोनों के इलेक्ट्रॉन के मान से जब इसको हल किया गया द्रव्यमान निकालने के लिए, तो E बटा में m, और ऊपर में इसका मान, इसका मान रखा गया। इसको जब सॉल्व करना है तब आया है m का मान 9.11 × 10⁻28 G यानी ग्राम। अब इसको ग्राम से केजी में बदल दिया गया है, ठीक ना। तो एक में और ग्राम से केजी में बदलने के लिए 1000 से और गुना करेंगे, यानी 3 गो जीरो और से,
तो वो नीचे बट्टा में होता है, फिर ऊपर चल जाएगा तो 28 में 3 गो और जुड़ जाएगा तो वो -31 हो गया। तो इसीलिए इसका जो द्रव्यमान होगा इलेक्ट्रॉन का से कितना होगा, 9.11 नहीं ना बोलते हैं, 11 गुने 10 के पावर 1 माइनस केजी। की दिक्कत आया है तखनी से बोर्ड पर धक्का लटकल है। कितना है द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, सुनने आई नहीं दे रहा है, वो ना किताब लेकर आया तक। अब ये सब बना लेगा, 10 के पावर 31 केजी। टूट कहीं आओ, छोड़ दो, अंतिम में उतार कर जाना। तो देखो इधर, अब हम लोग तीसरा टॉपिक देखो एक में कि H परमाणु के सापेक्ष द्रव्यमान। अगला वैज्ञानिक थे एवोगाड्रो, इनके बारे में तो हम लोग देखबे किए है। जो सिद्धांत के अनुसार से किसी भी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या कितना होता है, 6.022 × 10 के पावर 23 होती है। अतः H के 6.022 × 10 के पावर 23 परमाणुओं का द्रव्यमान जो इसको ग्राम में बदला गया 1.008 ग्राम है। फिर इसको और सब कर करके अंतिम में इसको एक और बढ़ जाएगा तो एक द्रव्यमान निकालेगा, परमाणु का द्रव्यमान इतना से भाग किया गया तब जो ये हम लोग परमाणु की संख्या इतना होता है से 1.6738 × 10 के पावर -24 ग्राम हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम लोग ऊपर में यहाँ पर देखे थे कि ग्राम में इतना होता है से, तो एगो ये लिख दिया कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। अब H परमाणु का द्रव्यमान जो अभी निकल का आया 100 और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दोनों को रख करके भाग किया गया। हाँ ई अलग है और ई अलग है, ई सेम है, ये वाला यहाँ लिखा गया है यहाँ पर। तो ग्राम में था, अभी नहीं बोल के बताए थे कि ग्राम से केजी में बदला है ना, तो 1000 से और भाग करना होता है। तब बट्टा में 1000 जो लिखा जाता है ना, जब ऊपर भजाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 28 गो था, 3 गो जीरो और हो गया, तो जुट कर टोटल 31 गो जीरो। इसे मार कर लिया है कि तू आँख छील ले है। देखो अब हम लोग को एक संख्या निकालना है सापेक्ष द्रव्यमान, तो एकरा में एकरा से भाग किया गया था 1838 है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान H परमाणु के द्रव्यमान का और 1838वां भाग बताने की इतना छोटा भाग। तो हम लोग का इलेक्ट्रॉन के टॉपिक खत्म हो गया। कौन सा आवेश होता है ओकरा पर, ऋण आवेश, माइनस वाला ऋणात्मक कुछ भी कर सकता है। आविष्कार किसने किया या खोज किसने किया, जे ठीक ना। आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है, कूलम। ठीक, चलो अब हम लोग प्रोटॉन के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग देख लिए हैं जो इलेक्ट्रॉन था उसको कैथोड भी कहते हैं, ठीक, कैथोड किरण। और जो प्रोटॉन है ये प्लस वाला है उसको एनोड किरण कहते हैं, ठीक ना। तो जो माइनस इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन, हाँ प्लस माइनस के ऋण आवेश, आवेश को अंग्रेजी में चार्ज कहते हैं, इसलिए चार्ज बोला गया है, ठीक। तब प्लस के जे भी प्लस वाला रहता है उसको कैथोड कहते हैं। और जहाँ भी एनोड लिखल है का मतलब कौन है, प्लस के लिए, ठीक ना। जहाँ पर कैथोड लिखल है वो माइनस के, और जहाँ पर एनोड लिखल है तो प्लस के, इसीलिए यहाँ बोला है एनोड किरण और प्रोटॉन। हम लोग जानते हैं एनोड किरण जहाँ का है मतलब प्लस वाला, और प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, प्लस वाला होता है। अरे मोबाइल देखो, तो एनोड किरणों और प्रोटॉन के बारे में तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन सभी परमाणु में उपस्थित होते हैं। तो जितना भी परमाणु में क्या इलेक्ट्रॉन होता है, चूंकि परमाणु उदासीन होता है अतः इन इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत आवेश वाले अन्य कण भी परमाणु में उपस्थित रहने चाहिए। तो सब में इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है माइनस वाला, तो एक विपरीत यानी कि उल्टा वाला कौन होगा, पॉजिटिव वाला। तो कह रहा है कि वो भी सभी परमाणु में रहना चाहिए। तो परमाणु में धन आवेश से युक्त कणों का अस्तित्व का प्रमाण गोल्डस्टीन ने दिया है। तो गोल्डस्टीन एक वैज्ञानिक के नाम है, ठीक, जो परमाणु प्रोटॉन की खोज किए हैं, ठीक ना। तो वह कह रहे हैं कि परमाणु में एगो धन आवेश होता है। आदित्य न ध्यान रहेगा तो ऋण आवेश कौन होता है, कथी
तू पढ़े ना देगा। ऋण आवेश कुछ ऋण आवेश कौन होता है? माइनस वाला कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और बोला है कि परमाणु में धन आवेश भी होता है, तो धन आवेश कौन होता है? प्लस होता है रे, प्रोटॉन। वो यहाँ पढ़ा ये देखो प्लस। तो वही कह रहा है कि परमाणु में ना एगो धन आवेश वाला भी रहेगा, ठीक, जो जेकरा बारे में कौन बताए हैं? गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन कहे है कि विसर्ग नली में कैथोड की बारीक छिद्र कर दिया गया है और निम्न दाब जितना दाब रखा गया उसका विभवांतर इतना वोल्ट दिया गया, करेंट प्रवाहित करते हैं तो कुछ विशेष प्रकार की किरणें एनोड से कैथोड की ओर गमन करती है। तो एक में देखा गया कि कुछ किरण ना इधर एनोड से किधर जा रहा है? कैथोड के तरफ जा रहा है, यानी कि प्लस वाला के तरफ जा रहा है, गमन करते हैं, जिन्हें एनोड किरण कहते हैं। जेका प्लस वाला है एनोड किरण कहते हैं। चूंकि किरणें धन आवेश से युक्त होती है अतः इन धन किरणों भी कहते हैं, तो इसी को ही धन किरण कहते हैं। और इन किरणों को कैनाल किरणें भी कहा जाता है। तो ये किरण की एक और नाम एनोड किरण या धन किरण या कैनाल किरण भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि इन किरणें का गमन कैथोड की छेद से कैनाल से होता है। तब एक गुण देखो, यानी कि प्रोटॉन के बारे। तो देखो यहाँ पर एक प्रोटॉन शब्द का प्रयोग न हुआ, क्या एनोड किरण, तो इसी को क्या कहा जाता है? प्रोटॉन भी कहा जाता है। प्रोटॉन का खोज इसीलिए कहा जाता है, किसने किया? गोल्डस्टीन। ठीक, एनोड या इन धन किरणों के गुण, यानी बोला है कि एनोड किरण के गुण, चाहे धन किरण के गुण या प्रोटॉन के गुण। कह रहा है कि एनोड किरणें सीधी रेखा में परंतु कैथोड किरण की विपरीत दिशा में गमन करती है। तो एनोड है यो सीधा करता है, लेकिन अगर बीच में कैथोड आ गया इलेक्ट्रॉन वाला कण तो ये विपरीत उल्टा हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पर जा रहा था सीधे, लेकिन उनने से जाने के बाद फिर टकराने भी लगेगा, ठीक, तो प्लस बढ़ते जाएगा। देखो इसके मार्ग में अपारदर्शक वस्तु रखने पर वस्तु की छाया बनती है। तो ओकरों में छाया बनता था, एकरों में छाया बनता है। इन किरणों के मार्ग में हल्का पादचक रखने पर धूरी पर नचने लगता है, जो पीछे वाला में भी नचा था तो एकरों में भी नचे लगता है। इन किरणों की प्रकृति विसर्ग नली में प्रयुक्त गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। विभिन्न गैसों के लिए आवेश का द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। विसर्ग नली में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करने पर इस अनुपात का मान अधिकतम होता है। हाइड्रोजन से प्राप्त धन किरणें एक ही प्रकार के धनात्मक कणों की बनी होती है। इन कणों को प्रोटॉन कहते हैं। तो बताना दिया अंतिम में। फिर यह धनात्मक कणों को क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। और देखो ये पर चार्ज, देखो प्लस के चिन्ह लिखना दिया है, तो ये प्रोटॉन का हो गया। देखो थॉमसन के प्रयोग वाला हम अच्छा से बाद में हम लोग पढ़ेंगे, कल ही पढ़ाएंगे अच्छा से। तो ये है देखो नॉर्मल जो दिन है तो फिर तो अभी ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जेकरा में प्रोटॉन ऐसे हम लोग का 2 खत्म हो गया है। ये न्यूट्रॉन के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, तभी प्रोटॉन के बारे में